लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और हम लोगों के द्वारा जवाब दिए जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल पूछिए, अगले वीडियो में उसके जवाब दिए जाएंगे। अभी जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों का क्रमबद्ध तरीके से हम लोग जवाब दे रहे हैं। पहला सवाल है कुशाल मेघवाल सर, मेरा सवाल है कि बापसेब की विचारधारा से लोगों में जागृति आई है, लेकिन कुछ लोग बात बामसेब की करते हैं मगर तन मन धन से साथ सहयोग नहीं करते हैं। इस पर आपका विचार दीजिए। इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो आप जब किसी से निधि संकलन करने के लिए जाते हैं तो आपके बारे में उनकी क्या राय है, वो राय काम करती है। तो अपने आप को संगठन का एक मजबूत सिपाही के तौर पर अपने आप को तैयार करो। दूसरी बात, आप लोगों को जबरदस्ती से निधि संकलित करने के लिए या देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं और इसके लिए आपको कन्विंस करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अपने इलाके के सीनियर लोगों को साथ में रखिए और फिर उनसे बातों को सीखने की कोशिश करिए। चंद्रकांत नागांवकर, जो भी मजदूर ऐसे हालात में अपने गांव में वापस गए उन्हें वापस लाने में कौन भरोसा दिलाएगा, और अगर वो वापस आना चाहिए तो किसके भरोसे आएंगे, क्योंकि आज तो उनका भरोसा हर तरह से यहाँ तक कि सरकार से भी उठ गया है। ये मामला बहुत ही गंभीर है। उद्योग को और खुद मजदूरों को भी इस मामले में कैसे सुलझाया जा सकता है। सबसे अहम सवाल, जो मजदूर हैं उनका मजदूरों का भरोसा उठ गया है, ये बात सही है, मगर मजदूरों को जब रोजगार मिलेगा और रोजगार देने वाली इंडस्ट्री उनके भविष्य के बारे में अच्छा पैकेज देने के लिए राजी होगी तो धीरे धीरे इसमें यकीन और विश्वास पैदा किया जा सकता है। समाज और सरकार इसमें रोल प्ले कर सकती है। देश को आगे बढ़ाना है तो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना जरूरी होगा। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। इस संदर्भ में लोगों को तैयार किया जा सकता है। कल्पेश कांबळे, करमाला तहसील, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र शासन ने 4 मई 2020 को शासन निर्णय में नए नौकर भर्ती मेगा भर्ती पर रोक लगाई है। पहले ही देश में बेरोजगारी की संख्या बहुत बढ़ गई है। महाराष्ट्र के आर पाटिल फाउंडेशन के अध्यक्ष विनोद पाटिल ने सरकार से यह मांग की है कि आप एग्जाम लीजिए और जो उम्मीदवार सेलेक्ट हो जाते हैं उनको ज्वाइनिंग देकर उनको 1 साल तक या तो किमान वेतन देकर या मुफ्त में काम करवाया जाए। किमान वेतन देने के मुद्दे पर लोगों को ज्वाइनिंग देने का काम सरकार को करना चाहिए। मुफ्त में काम करने का प्रस्ताव सही नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम में घोटाला होता है। मेरा यह कहना है कि केरल राज्य की तरह महाराष्ट्र राज्य की सभी सरकारी एग्जाम गट अ, गट ब, गट क महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के अंतर्गत कंडक्ट की जाए। इन 2 बिंदुओं पर मार्गदर्शन कीजिए। अगर कानून की नजर में इस तरीके से एग्जामिनेशन लेना सही है तो फिर ये लिया जाना चाहिए। चंद्रशेखर दास, बहुजन क्रांति मोर्चा, पटना, बिहार। ब्राह्मणों को SC, ST और OBC के आरक्षण के अधिकार
से तो बहुत दिक्कत है, लेकिन न्यायालय में कॉलेजियम पर दिक्कत क्यों नहीं है? ये व्यवस्था पर ब्राह्मणों का कब्जा है, वो अपने सुविधाजनक फैसले कर रही है, इसे हमें समझने की जरूरत है। मयूर चिरडे, सर क्या हमें व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीति में आना जरूरी है? व्यवस्था परिवर्तन के लिए सबसे पहले विचार परिवर्तन होना चाहिए, विचार परिवर्तन के बाद में सत्ता परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन के बाद जिनका सत्ता पर नियंत्रण होता है उनको व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता का उपयोग करना पड़ता है, तब जाके व्यवस्था में बदलाव होता है। इसे समझने की जरूरत है। लीलाधर राम टेकेयार भी वर्धा सर, 18 में जो जेल भरो आंदोलन अगर होता है तो क्या शासक जाति कोरोना का संज्ञान लेकर बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ता को पॉजिटिव घोषित कर आइसोलेशन में डाल देने की आशंका है? तो इस पर मार्गदर्शन करिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं किया जा सकता, कानूनी कार्रवाई करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जेल भरो के लिए लोगों को तैयार करो। वैसे मजदूरों को ज्यादा तेजी से अपने गांवों और घरों में भेजने की जो हमारी महत्वपूर्ण मांग थी, तो अब अकेले महाराष्ट्र बॉम्बे से ही 100 ट्रेनें, श्रमिक ट्रेनें निकल रही है। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जो आंदोलन करने का हमने ऐलान किया था उसका धीरे धीरे रिजल्ट आ रहा है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के द्वारा भी इसके बारे में सेंट्रल लेवल के हमारे लोगों से वार्ता हो चुकी है। इसका मतलब है हमारे इस मांग का दबाव केंद्र सरकार पर भारी पड़ा हुआ है। चावड़ा कैलाश राजू भाई, आपने ईवीएम हटाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए और आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? सबसे पहले तो हम लोगों ने ईवीएम में जो घोटाला होता है उस घोटाले को रोकने वाली पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस जीती। उसको सैबोटेज करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर 50% चिट्ठियां गिनने की कोर्ट में मांग की, जबकि कोर्ट ने 100% गिनने का आदेश 8 अक्टूबर 2013 को दिया था। मगर कांग्रेस और बीजेपी ने षड्यंत्र करके अब 1% चिट्ठी जो है पेपर ट्रेल से निकलने वाला कागजी मतपत्र गिनने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अभी हमारी केस चल रही है और दूसरी तरफ आंदोलन भी चल रहा है। रवि दाफड़ा, भारत मुक्ति मोर्चा बचाओ कच्छ, धर्मनिरपेक्ष का मतलब विस्तार से समझाइए। भारत में संविधान लागू है तो फिर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्यों है? भारत में हर प्रकार का जो धर्म मानने वाले लोग हैं उनको धर्म के अनुसार अपने अपने आचरण करने का अधिकार है। ये मौलिक अधिकार भारत के संविधान ने उनको दिया है। अगर उन पर कोई खतरा आता है तो उसका बचाव करने के लिए अगर कोई धर्म के लोग संगठन बनाते हैं तो ये भी उनका मौलिक अधिकार है संविधान के अनुसार। दूसरा मतलब है कि धर्मनिरपेक्षता का जो संवैधानिक मतलब है वो है कि कोई देश, हमारा जो देश है वो देश का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। सभी धर्म को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म पर आचरण करने का अधिकार होगा। राज्य का, स्टेट का, सेंटर का कोई धर्म नहीं होगा सरकार। इसका मतलब है धर्मनिरपेक्ष। शुभम खोबरागड़े, बीवीएम नागपुर, ज्योतिराव फुले की पुस्तक गुलामी में महाहरि
महार मांग जाति को क्षत्रिय कहा गया है। क्षत्रिय तो विदेशी है। कृपया मार्गदर्शन करें। ज्योतिराव फुले ने वो जो गुलामगिरी लिखी थी, उस गुलामगिरी में महार मांग जाति को जो क्षत्रिय कहा गया है, उसके दो अर्थ है। एक अर्थ क्षेत्रीय है यानी मूल निवासी, और दूसरा ब्राह्मणों की जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था में जो दूसरा वर्ण है क्षत्रिय, उससे रिलेटेड इस शब्द का अर्थ नहीं है। क्योंकि अगर ये अर्थ लिया जाए तो फिर ज्योतिराव फुले वर्ण व्यवस्था को मानते थे ऐसा अर्थ निकलेगा, मगर ज्योतिराव फुले वर्ण व्यवस्था को तो मानते नहीं थे। फिर इसका क्या अर्थ है? फिर इसका अर्थ ये है कि ये महार मांग जाति के लोग मार्शल लोग हैं, लड़ाकू लोग हैं, और जो हिस्टोरिकली ये नाग लोग होने की वजह से निश्चित रूप से नाग लोग बहुत बड़े मार्शल लोग माने जाते हैं। इस संदर्भ में उसका अर्थ लिया जाए। राजेंद्र अहिरवार, करापुर। सर, मैं ब्रजेंद्र अहिरवार, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, सागर, मध्य प्रदेश से। मेरा सवाल है, मध्य प्रदेश सरकार ने 8 घंटे की जगह 12 घंटे कर श्रम कानून में बदलाव किया है और रुपए भी 8 घंटे के देंगे। ये ऐसा कानून में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। एक तो हम इसके विरोध में, एक तो 8 घंटे की ड्यूटी 12 घंटे कर देना, 8 घंटे की सैलरी देंगे, 12 घंटे काम करवाएंगे, इसका मतलब 4 घंटे मुफ्त में काम करवाएंगे। तो अब ये नौकरी कहाँ रह गई है? ये तो गुलामी हो गई है। तो इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और देशव्यापी आंदोलन भी करेंगे। सूरज कुमार, मेरा सवाल यह है कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस में बैन लगाई थी तो वो अभी तक क्यों चल रही है? क्योंकि आरएसएस के लोग बैन लगाने के बाद संविधान के आर्टिकल 19 के तहत सुप्रीम कोर्ट गए। आर्टिकल 19 में संगठन बनाना, चलाना, संचालन करना, ये मौलिक अधिकार घोषित किया गया है और इसके आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट गए और ये मौलिक अधिकार के आधार पर उन्होंने बैन उठवाया। आरएसएस के लोग बेशर्म लोग हैं। बेशर्म मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो संविधान का विरोध भी करते हैं और संविधान के आर्टिकल 19 का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट में आरएसएस से बैन हटाया जाए ये मांग भी करते हैं। इस तरह से वो बेशर्म लोग हैं, दोगले लोग हैं। दोगले का मतलब है दो गल, पंजाबी शब्द है, यानी दो तरह की बातें करते हैं। एक संविधान का विरोध भी करते हैं और एक संविधान का सहारा लेकर अपने संगठन का बचाव करने के लिए केस भी करते हैं। इस तरह से दोगले लोग हैं। अंजू, 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 2010 पीटीआई भर्ती को खारिज कर दिया है। इन पीटीआई की नौकरी को बचाने के लिए आगे क्या किया जाना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करिए। सबसे पहले तो ये पीटीआई भर्ती क्या है, इसके बारे में ज्यादा स्पष्टता से अपने सवाल में डिटेल लिखे, उसके बाद मैं बता सकता हूं क्या करना है। रमेश बोरवा, रामदास अठवले दलितों के नाम पर इतना बड़ा पद भोग रहा है, असंख्य संपत्ति बनाया है, किंतु आप या आपका संगठन उनका कोई विरोध क्यों नहीं करता है? एक तो वो बहुत बड़ा पद भोग रहा है ऐसा हमें लगता नहीं। एक तो राज्य मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है नहीं, तो इसलिए बहुत बड़ा पद भोग रहा है, आपकी जानकारी गलत है। दूसरा,
उसने बहुत सारी संपत्ति बनाई है। इसके बारे में ऐसे ही वेग आरोप करना सही नहीं है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो हमारे पास भेजिए, फिर उसके बाद इसका विरोध करना है नहीं करना है हम डिसाइड करेंगे। वैसे ब्राह्मणों को हम लोगों ने हमारा दुश्मन घोषित किया है और लड़ाई उसी से होगी। इधर उधर आए दाए बाए देखने का काम हम नहीं करते। श्रवण मोबारसा, ये मोदी सरकार गरीब मजदूरों को अपने घर पर क्यों नहीं भेज रही है? हमने इसी को मुद्दा उठाकर जेल भरो आंदोलन घोषित किया। उसके बाद दबाव पड़ने के बाद में 300 श्रमिक रेलगाड़ियां चलाने का काम शुरू कर दिया गया है। हमारे आंदोलन की ये बड़ी सफलता मानी जा सकती है। सरोयू प्रसाद, बहुजन क्रांति मोर्चा जिला संयोजक बोकारो से। सर, मेरा प्रश्न है कि भारत सरकार आरएसएस की मदद से लॉकडाउन के आड़ में कई मूल निवासियों के विरुद्ध साजिश तो नहीं कर रही है? कई जानकारियां ऐसे आ रही है जिसके द्वारा हम ऐसा कह सकते हैं कि वो साजिश कर रही है। तो इसीलिए जो मुद्दे हमें ऐसा लगता है कि ये साजिश हो रही है, उसको लेकर हमने आंदोलन की रणनीति बनाई है। अनिल कुमार प्रजापति, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से। सर, 18 मई को जेल भरो आंदोलन के दौरान अगर लॉकडाउन जारी रहा तो प्रशासन हमें परेशान तो नहीं करेगा? कृपया मार्गदर्शन करिए। जब हम आंदोलन करने का ऐलान करते हैं तो हम खुद ही अपने आप को जेल में जाने के लिए तैयार करते हैं। जो आदमी जेल में जाने के लिए तैयार हो जाता है, प्रशासन उसको क्या परेशान कर सकता है? हम तो खुद ही जेल में जाने के लिए तैयार है। राजेश बजाड़, सोतवारा, सर, ब्राह्मण हिंसा में यकीन करता है। हम आपके आदेशों की प्रतीक्षा में हैं और भीमा कोरेगांव की पुनरावृत्ति चाहते हैं। इस संबंध में उचित आदेश कब तक प्रसारित होने की संभावना है? आप बहुत बहादुर लोग हो और इस बहादुरी को बचा कर रखिए। भविष्य में ये काम में आएगी। उचित समय पर हम लोग आजादी के लिए इसका उपयोग करेंगे। दाऊ दयाल भारती, सर जी, मुझे तो शक है कि कोई कोरोना नाम की बीमारी का संकट है। मुझे लगता है कि कहीं कोरोना के नाम पर हमारे लोगों को ऐसा इंजेक्शन, इसका नाम स्लो पॉइजन लगाया जाता है जिससे लोगों को नपुंसक बनाया जा सके, या फिर संविधान को बदलने की साजिश तो नहीं है? ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये 194 देशों में फैला हुआ है, केवल भारत में नहीं है। हिमांशु मकवाना, बहुजन क्रांति मोर्चा वडोदरा, सर, हम लोग यह जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में डिटेंशन सेंटर का क्या हुआ है? जैसे शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को कोरोना वायरस ना लग जाए इसलिए उनको वहां से हटा दिया गया, तो डिटेंशन सेंटर में जो लोग हैं क्या उनको नहीं लग सकता? सर, इस विषय पर मार्गदर्शन करें। डिटेंशन कैंप केवल आसाम में है और आसाम में जरूर ऐसा हो सकता है। इसके बारे में कोई खोज खबर की जानकारी नहीं आ रही है। जानकारी करने की कोशिश करते हैं। पुष्पेंद्र भोगिनीपुर, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिला यूनिट कानपुर देहात, पुष्पेंद्र ब्लॉक अध्यक्ष अमरोदा, किन किन मुद्दों पर जेल भरो आंदोलन किया जाएगा और यदि जेल भरो आंदोलन करने पर हम लोगों को रोका जाए पुलिस प्रशासन के द्वारा तो सर हमें क्या करना होगा? उनको सिंपली हमें जेल में लेकर जाओ ऐसा कहना होगा। हम जेल में जाने के लिए तैयार है बोलना पड़ेगा। सत्येंद्र मूल्यवासी, पीतानपुर, रसूलाबाद, कानपुर देहात, सर, ये 1R1 डीएनए कोड भारतीय कोड है या विदेशी? जब कोई पिता पुत्र विवाद खड़ा होता है तो डीएनए से असली पिता की पहचान हो जाती है। एक तरफ SC ST OBC और उनसे कन्वर्टेड लोगों का डीएनए एक है, तो फिर असली पिता पहचान कैसे होगा? हर इंडिविजुअल का डीएनए अलग अलग होता है और सारे SC ST OBC का डीएनए एक होता है। उसका जो कैलकुलेशन है वो अलग है। किशन पाल सिंह, मेरा सवाल है कि आज देश भारत में जितने भी दल हैं सिर्फ अपने स्वार्थ की वजह से पार्टी बना लेते हैं और देश को बांट लेते हैं। पार्टियों का दायित्व को ही
वो उसी व्यक्ति को टिकट दें जो संविधान की जानकारी रखता हो। ऐसा करने से क्या होगा, अलग अलग पार्टियां बनाना संविधान के अनुसार संवैधानिक अधिकार है, और किसको टिकट देना है किसको टिकट नहीं देना है ये भी उनका संवैधानिक अधिकार है। इसमें इंडिविजुअल लेवल पर आप दखलंदाजी नहीं कर सकते। अगर आप गलत चॉइस किया हुआ प्रतिनिधि है, कैंडिडेट है, तो उसके विरोध में वोट डाल सकते हैं, ये अधिकार आपके पास। आदित्य कुमार सर, मेरा सवाल ये है, मुझे बार बार सुनने को मिलता है कि वामसेव के कई टुकड़े हुए हैं और सब अपने अपने संगठन को सही और दूसरों को गलत साबित करने में लगे रहते हैं। क्या इसे बहुजन आंदोलन गर्त में पीछे नहीं जाएगा? और कभी बटे हुए संगठन एकीकरण होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो कब होगा? प्लीज विस्तार से जानकारी दीजिए। जब काशीराम जी ने वामसेव बनाया था तो रिपब्लिकन पार्टी के 17 गुट थे। इसके बावजूद भी उन्होंने एक अलग आंदोलन खड़ा किया और सफल करके दिखाया। महत्वपूर्ण उद्देश्य, विचारधारा, कार्यक्रम और नेतृत्व होता है, उसके आधार पर सफलता मिलती है। वैसे भी वामसेव के जो अलग अलग गुट है वो ब्राह्मणों के द्वारा बनाए हुए हैं, और आज हम जो वामसेव चला रहे हैं वो 99.99% हम ही लोग चला रहे हैं। इसलिए 0.01% चलाने वाले लोग हैं, चलाते रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आंदोलन का उद्देश्य फिर भी पूरा होगा, और हमने कई बार भारत बंद करके इसे सिद्ध किया है। राजेश बजाज सोतवारा, सर मेरे कल के सवाल का जवाब देने के लिए धन्यवाद, पर पूर्ण मामला केंद्रीय कार्यालय में वो माननीय राजकुमार जी थोराट साहब और ओहल सर को पूरा प्रकरण भिजवा दिया गया था, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये जो कार्रवाई करने के लिए डॉक्यूमेंट भेजा है ये दोबारा सचिवालय में भेज दिए, मेरे सामने उपस्थित नहीं किया गया है। कुलदीप कुमार, आप मुझे बता सकते हैं कि बंगी समाज का नाम वाल्मीकि समाज क्यों पड़ा? वाल्मीकि ब्राह्मण था या बंगी? कुलदीप कुमार जी, पंजाब के लोगों के द्वारा हमें जानकारी मिली है कि ये जो वाल्मीकि शब्द है वो रामायण को लिखने वाले जो ऋषि वाल्मीकि है उनके द्वारा ये नाम आया है। उसके पहले पंजाब के जो लोग हैं, खास तौर पर सफाई का काम करने वाले लोगों ने हमें बताया कि ये शब्द उनके लिए उच्चारण किया जाता था और उनको वो बुरा मानते थे। इस वजह से उनके लोगों ने उनका नाम बदलकर वाल्मीकि रखा। उसमें एक शर्मा नाम का, लाहौर पाकिस्तान में है, वहाँ का ब्राह्मण था, आर्य समाजी, उन्होंने इसके लिए पहल करके ये नाम दिया हुआ है, ऐसे कहा जाता है। वैसे अभी जो भारत में पंजाब है उसके एक जिला कोर्ट ने घोषित किया है कि ऋषि वाल्मीकि जाति से ब्राह्मण थे, ऐसा कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कोर्ट ने ऐसा कहा है। बालाजी कांबड़े, वामसेव राज्य उपाध्यक्ष महाराष्ट्र। सर, तहसील उदगीर, जिला लातूर, महाराष्ट्र में एक 70 साल की महिला का 25/4/2020 के दिन कोरोना की वजह से मृत्यु हुआ, ऐसा प्रशासन के द्वारा घोषित किया गया और उनसे संबंधित रिश्तेदारों को कोरोना टेस्ट करने के लिए प्रशासन के द्वारा हॉस्पिटल लेकर गए। उनमें से कुछ लोगों के रिपोर्ट पॉजिटिव आए, ऐसा कहते हुए डॉक्टर और प्रशासन के द्वारा 26/4/2020 से उनमें से कुछ लोगों को हॉस्पिटल में रखा गया और कुछ लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया था। उन्हें दिनांक 10/5/2020 को और 11/5/2020 के दिन घर भेजा गया। उनमें से किसी का भी टेस्ट रिपोर्ट उन्होंने मांग करने के बावजूद भी नहीं दिया गया। 11/5/2020 के दिन लातूर जिलाधिकारी जब लाइव आकर जानकारी दे रहे थे तब उन्हें एक प्रश्न के द्वारा पूछा गया कि मरीजों को या उनके रिश्तेदारों को कोरोना टेस्ट के रिपोर्ट क्यों नहीं दिए जा रहे। इसका जवाब देते हुए लातूर जिलाधिकारी कहा कि सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि रिपोर्ट किसी को नहीं देना है, उन्हें सिर्फ बताया जाएगा।
क्योंकि इससे जाति या धर्म की बदनामी होने की आशंका है। तो मेरा सवाल है कि क्या सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर दिया है? ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के द्वारा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। क्या कोरोना जांच की रिपोर्ट मांग करने का और देखकर अपने मन की तसल्ली करने का अधिकार मरीजों को या उसके रिश्तेदारों को नहीं है? 200% है, ऐसा होना चाहिए। अगर सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया है तो क्या इससे नागरिकों के मूलभूत अधिकार का हनन नहीं हो रहा है? अगर हनन हो रहा है तो इसके लिए क्या किया जाए? निश्चित रूप से इसके लिए एक तो विरोध करने का, आंदोलन करने का और कोर्ट में केस दाखिल करने का अधिकार है। ऐसा किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। जितने सवाल पूछे गए थे सभी सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सवालों के जवाब सुने होंगे। आप सबका धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में दोबारा सवाल पूछिए, अगले वीडियो में जवाब दिए जाएंगे।